नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 23 दिसंबर और आज के द हिंदू में जो इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो, प्रतिदिन खुद के कीर्तिमान को तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। और ये कथन है चंद्रशेखर आजाद जी का। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और पिछले अभ्यास प्रश्न को भी देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉर्नबिल सर्वेक्षण के पहले चरण में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए अनामलाई टाइगर रिजर्व, बी श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, सी कलाकड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व या डी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एपिसोड की शुरुआत करेंगे अपनी पहली न्यूज के साथ। न्यूज़ है, इंडिया न्यूजीलैंड कंक्लूड ट्रेड टॉक्स। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 आईआर और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम विस्तार से समझ लेंगे। तो भारत और न्यूजीलैंड ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा पूरी कर ली है, जिससे भारत को द्वीपीय राष्ट्र के बाजारों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा। और आपको बता दें कि 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश आएगा और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ ये जो पूरी समझौता है वो केवल 9 महीने में ही पूरी वार्ता संपन्न हो गई है और समझौते पर 2026 की पहली छमाही में हस्ताक्षर अपेक्षित है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। तो इस समझौते के तहत भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के 95% निर्यात यानी लकड़ी से लेकर फलों तक पर शुल्क हटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नई दिल्ली ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले अपने कृषि और दुग्ध उत्पादों के हितों की रक्षा करते हुए डेयरी उत्पाद, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर के आयात पर कोई रियायत नहीं दी है। न्यूजीलैंड कुशल नौकरियों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को प्रतिवर्ष 5,000 वीजा के कोटे के साथ 3 साल तक के लिए अस्थायी रोजगार वीजा प्रदान करेगा। साथ ही साथ सरकार कृषि और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा है कि चावल, गेहूं, दुग्ध, सोया और अन्य कृषि उत्पादों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को काफी गहरा करेगा, बाजार पहुंच को बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ाएगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और साथ ही दोनों देशों के नवोन्मेषों, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में नए अवसर भी खोलेगा। ये समझौता भारतीय निर्यातकों को जो ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, ओशिनिया क्षेत्र में अपने निर्यात को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करेगा। वहीं भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापार समझौता लागू कर चुका है और ये समझौता परिधान, चमड़ा, वस्त्र, रबर, जूते और घरेलू साज सज्जा जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और विद्युत एवं औषधि उत्पादों के निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अस्थायी रोजगार वीजा में आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय रसोई और संगीत शिक्षक शामिल हैं। और इसके साथ ही आईटी इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण सहित उच्च मांग वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, जिससे कि कार्यबल की गतिशीलता और सेवा व्यापार को मजबूती मिलती है। गौरतलब है कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को भेड़ के मांस, कोयला और 95% से अधिक वन और लकड़ी से बने उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा उसे जो है कि कीवी, फल, शराब, कुछ समुद्री भोजन, चीनी जैसी कई अन्य वस्तुओं पर भी शुल्क में छूट मिलेगी। लेकिन इस समझौते में वनस्पति उत्पाद, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वसा और तेल, हथियार और गोला बारूद, रत्न और आभूषण जैसे और उससे संबंधित वस्तुएं शामिल नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत, ये जो पूरी समझौता हुआ, इससे भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होगा। साथ ही साथ निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस लिहाज से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है, बेंगलुरु फर्म्स बिगिन ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 इंफ्रा एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। साथ ही साथ ये आपके साइंस एंड टेक से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बात की जा रही है। तो बेंगलुरु की एक कंपनी जिसका नाम है सरला एविएशन, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के ज़मीनी परीक्षण शुरू कर दिए हैं और कंपनी ने SYL-X1 नाम का एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग वाहन बनाया है। ये वाहन हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकता है और नीचे उतर सकते हैं और इसे ही EVTOL
कहते हैं। इसका अभी आधा आकार का मॉडल बनाया गया है ताकि असली विमान बनाने से पहले उसकी मजबूती और सुरक्षा की जांच की जा सके। आपको बता दें कि 7.5 मीटर विंग्स वाला ये मॉडल जो है भारत का सबसे बड़ा निजी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप है। अब इसका टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे ये देखा जा रहा है कि विमान की बॉडी कितनी मजबूत है, मोटर और बैटरी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा सिस्टम ठीक है या नहीं है। और ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटर और लैब से निकलकर असल विमान जैसे हालात में किया जा रहा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। तो तकनीकी की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान प्रदर्शक एक कार्यात्मक उपस्तरीय विमान है जिसे कि संरचनात्मक व्यवहार, प्रणोदन, एकीकरण और प्रणाली स्तरीय सुरक्षा वास्तुकला को मान्य करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसके बाद कंपनी 15 मीटर विंग वाली असली उड़ने वाली टैक्सी बनाएगी और असली टैक्सी में 6 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि ये 6 सीटर होगी। और इसी के साथ बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक से बचकर बहुत कम समय में सफ़र किया जा सकेगा। आपको बता दें कि 2024 में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाले बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने के लिए सरला एविएशन के साथ साझेदारी की। दोनों संस्थाओं ने टिकाऊ हवाई गतिशीलता, विशेष रूप से eVTOL विमानों के विकास के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है अंशुदीप इंडिजीनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट जॉइंस द नेवी। ये आपका जो टॉपिक है ये आपकी जीएस पेपर 2 IR और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत यानी अंशुदीप की बात हो रही है। तो भारतीय नौसेना को सोमवार को अंशुदीप प्राप्त हुआ जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से तीसरा है, जिसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। चेन्नई में इसकी डिलीवरी हुई, जो रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन जहाजों को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो भारत में सहयोगात्मक रक्षा विनिर्माण की सफलता को दर्शाता है। लगभग इसकी लंबाई 77 मीटर है और ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत हैं, जो कि वाटर जेट से संचालित होते हैं। और ये अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी रोधी रॉकेट और उथले पानी के सोनार से लैस है, जो पानी के नीचे के खतरों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनसे निपटने में सक्षम है। आपको बता दें कि अंशुदीप का नाम कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंशुदीप द्वीप के नाम पर रखा गया और यह पूर्ववर्ती INS अंशुदीप का पुनर्जन्म है, जो एक पेटिया श्रेणी का युद्धपोत था जिसे कि 2003 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। और ये नामकरण भारत की अपनी विशाल समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अंशुदीप शिपयार्ड द्वारा निर्मित 115वां युद्धपोत है और नौसेना को सौंपा गया ये 77वां युद्धपोत है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी रियर एडमिरल गौतम मारवाहा जो है VSM ने इस पोत को ग्रहण किया। नौसेना ने कहा कि स्वदेशी 30 mm नौसैनिक सतह तोप से लैस और 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित अंशुदीप सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है बायोफैब्रिक भारत बायोटेक इंक पैक्ट फॉर TB वैक्सीन। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 IR और साथ ही साथ GS पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है और साइंस एंड टेक से भी संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो बायोफैब्री और भारत बायोटेक ने मिलकर TB यानी तपेदी के नए टीकों को बनाने के लिए एक समझौता किया है। आपको बता दें कि बायोफैब्री जो है वो स्पेन की एक कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है। भारत बायोटेक हैदराबाद की मशहूर भारतीय वैक्सीन कंपनी है। दोनों कंपनियों ने MTBVAC नाम के TB वैक्सीन उम्मीदवार के लिए समझौता किया है। इसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता कहते हैं। इसका मतलब है कि बायोफैब्री अपनी वैक्सीन बनाने की तकनीक भारत बायोटेक को सिखाएगी ताकि वैक्सीन भारत में बनाई जा सके। हालांकि दोनों कंपनियों ने 2022 में ही लाइसेंसिंग समझौता किया था और अब यह नया समझौता उस साझेदारी को और मजबूत करेगा। भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले ही भारत बायोटेक में वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दिया ताकि जैसे ही लाइसेंस मिले वैक्सीन का उत्पादन तुरंत शुरू हो सके। अब ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि TB भारत में एक बड़ी बीमारी है। अगर ये नया टीका सफल होता है तो TB से बचाव और नियंत्रण में बड़ी मदद मिल सकती है। अब एक बार थोड़ा सा TB के बारे में समझ लेते हैं। तो TB यानी तपेदिक एक संक्रामक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है और मुख्य रूप से ये फेफड़े को प्रभावित करती है। ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या थूकने से फैलती है। हालांकि TB से बचाव संभव है और एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज भी किया जा सकता है। इसी के साथ विश्व की लगभग 1/4 आबादी TB बैक्टीरिया के संपर्क में आ चुकी है, लेकिन संक्रमित होने वाले सभी लोगों को यह बीमारी नहीं होती है।
हालांकि टीबी का इलाज न कराने पर यह जानलेवा हो सकती है। कुछ देशों में शिशुओं और बच्चों को टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, लेकिन यह फेफड़ों को टीबी से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। और आपको बता दें कि जो आपको बात याद रखनी है वो तपेदिक जीवाणुओं के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इंडिया कोर सेक्टर ग्रोज एट 1.8% इन नवंबर। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो क्या है ये न्यूज़, इसमें जो भी डेटा दिए गए हैं उन्हें आप समझ लीजिए। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसके अनुसार 8 प्रमुख उद्योग यानी कि भारत के कोर सेक्टर 8 प्रमुख उद्योग का प्रदर्शन बताया गया है। और नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की से तुलना की गई, जिसमें कि 1.8% की वृद्धि देखने को मिली है। अब इससे संबंधित जो भी डेटा है, जो भी आंकड़ा है, हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रदर्शन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नवंबर 2025 में सीमेंट जो है वो इस्पात, उर्वरक और कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई और सीमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा, जिसने कि 14.5% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की। इस्पात उत्पादन में नवंबर में 6.1% की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। अप्रैल नवंबर 2025-26 के दौरान उर्वरक उत्पादन में संचयी आधार पर 1.3% की वृद्धि हुई। वहीं नवंबर में कोयले के उत्पादन में 2.1% की वृद्धि हुई। हालांकि संचयी आधार पर अप्रैल नवंबर 2025-26 की अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में 1.4% की गिरावट आई है। वहीं नकारात्मक रुझान वाले क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो कच्चे तेल के उत्पादन में नवंबर में पिछले वर्ष की तुलना में 3.2% की गिरावट दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष में अब तक संचयी कच्चे तेल सूचकांक में 1.3% की गिरावट आई है। और नवंबर 2025 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% की गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर अप्रैल नवंबर 2025-26 के दौरान प्राकृतिक गैस उत्पादन में 3% की गिरावट आई है। मुख्य उद्योग सूचकांक के सबसे बड़े घटक पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में नवंबर में 0.9% की गिरावट आई है। मासिक गिरावट के बावजूद समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिफाइनरी उत्पादन में 0.2% की मामूली संचयी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न को देखने की। प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी पनडुब्बी विरोधी उथले पानी के पोत अंजुदीप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए कोचीन शिपयार्ड, बी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, सी गार्डन रेस शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स या डी हिंदुस्तान शिपयार्ड। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।